बिहार के इब्राहिमपुर गांव में, जहां गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान से पानी की बौछारें नहीं बल्कि मुश्किलें बरस रही हैं। लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी है। छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियों की छतें टपक रही हैं और इसी टपकती छत के नीचे एक झोपड़ी से मां की कराह और बहनों के रोने की आवाज आ रही है। इस झोपड़ी में शांति देवी नाम की एक मां बीमार पड़ी हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं और उनकी बड़ी बेटी मोनिका उनके सिर पर गीला कपड़ा रख रही है। माँ, आप थोड़ा ऊपर बैठ जाइए। पानी तो छत से टपक रहा है, लेकिन मैं आपको अपनी गोद में उठा लूंगी। आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बेटी मोनिका, मुझे लगता है इस बारिश में ही मेरी सांसें निकल जाएंगी, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी उम्र हो गई, पर इस घर में दिया सलाई जलाने वाला कोई नहीं आया। दीदी, माँ, पूरा कमरा पानी से भर गया है। हमारी किताबें गीली हो रही हैं। हम कहाँ जाएंगे? भैया कहाँ हैं? इतने में दरवाजा खुलता है। गीला रेनकोट पहने, थैला उठाए रविशंकर अंदर आता है। उसकी उम्र महज 20 साल है, पर उसके कंधों पर पूरे घर का बोझ है। उसके पिता राम लखन की मृत्यु हो चुकी है और अब ये नौजवान पानी पूरी बेचकर परिवार चला रहा है। सोनिया, घबरा मत। मैंने छत पर पॉलीथीन डाल दी है। बारिश से डरना नहीं, बारिश में ही तो हमारी पानी पूरी का स्वाद आता है। देख, आज मैं कुछ पैसे लाया हूं, मां की दवा ले आऊंगा। बस तभी डॉक्टर प्रकाश, जो इब्राहिमपुर के ही हैं और बीमारों की मुफ्त सेवा करते हैं, भीगते हुए अंदर आ जाते हैं। वो स्टेथोस्कोप लगाकर शांति देवी को देखते हैं और उनका चेहरा उतर जाता है। रविशंकर बेटा, बिहार की इस नमी और लगातार बारिश ने तुम्हारी मां के फेफड़े को बहुत खराब कर दिया है। अब इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ये दवा लिख रहा हूं, लेकिन ये महंगी है। तुम्हारे पास पैसे हैं? डॉक्टर साहब, इस बारिश में पिछले 3 दिन से ठेला नहीं लगा। मेरे पास बस 200 रुपए हैं। मुझे कर्ज दे दो, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मां को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये माँ की दी हुई बालियां हैं। आप रख लीजिए, इन्हें बेचकर दवा ले लीजिए। नहीं बेटी, मैं फीस नहीं लूंगा। लेकिन रविशंकर सुन, यहां इब्राहिमपुर में बारिश में ठेला नहीं चलेगा। तुम सुखपुरा जाओ, जहां पक्के स्टॉल हैं, वहां रोज कमाई होगी। जाओ, मां की जान बचाओ। रविशंकर ने खिड़की से बाहर बारिश को देखा। उसकी आंखों में पानी था, पर वो रोया नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठान लिया, चाहे बिहार का ये आसमान कितना भी गरजे, उसे अपनी मां और बहनों को बचाना है। रात के 10 बज गए थे। बारिश थोड़ी कम हुई, पर आसमान अब भी गरज रहा था। शांति देवी ने अपने तीनों बच्चों को चारपाई के पास बिठाया और अपनी आखिरी इच्छा जताई। रविशंकर, मेरे बेटा, मेरा दिल कहता है कल मैं ना रहूं। इस इब्राहिमपुर की नट्टी चाची रोज मुझसे कहती है कि तुम्हारी बेटी बूढ़ी हो गई, अब कोई लेने वाला नहीं है। बेटा, मुझे ये ताना जलाता है। तू प्रण कर कि मरने से पहले मैं अपनी मोनिका की सगाई देख लूंगी। माँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं लोगों के घर काम करूंगी, दीदी के लिए पैसे बचाऊंगी। बस आप ठीक हो जाइए। सोनिया, तू चुप रह। मुझे किसी से शादी नहीं करनी।
रविशंकर, तू माँ का इलाज करा। माँ से बड़ा कुछ नहीं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ सुनो, इस इब्राहिमपुर के आसमान में जितनी बूंदें हैं मैं उतनी बार दोहराता हूं। मैं दीदी की शादी धूमधाम से करूंगा। मेरे पिता राम लखन ने मुझे पानीपुरी का राज सिखाया है और वो राज मुझे अमीर बना देगा। आप बस एक हफ्ता और जिए रहिए। रविशंकर की नजर बारिश की बूंदों के पीछे बीते दिनों में चली गई। उसे याद आया जब उसके पिता जीवित थे और उसे बारिश में ही पानी पूरी बनाना सिखाते थे। बेटा रविशंकर, बारिश में ये पानी और भी गाढ़ा बनता है। इसमें इमली, पुदीना और कुछ गुप्त जड़ी बूटियां डालनी पड़ती हैं। ये राज हमारे खानदान का है। इसे किसी शिबोध या दूसरे ठेले वाले को मत बताना, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, वरना हमारी बिक्री कम जाएगी। लेकिन एक दिन उसी बारिश में पिता राम लखन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 14 साल के रविशंकर ने पिता की फोटो को छुआ। उसने अपने आंसू पी गए और ठेला उठा लिया। बाबूजी, आपका दिया हुआ राज अब मेरे काम आएगा। मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा। अगली सुबह रविशंकर, मोनिका और सोनिया बस में बैठकर इब्राहिमपुर से सुखपुरा पहुंचे। बारिश अब भी हो रही थी, पर यहाँ पक्के स्टॉल थे, इसलिए व्यापार हो सकता था। तीनों ने एक कोने में ठेला लगाया। आइए आइए, बिहार के इब्राहिमपुर की असली मसालेदार पानीपुरी, बारिश में ठंडक और हमारी गरम चटनी, जोड़ी कमाल की। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग गई। पहले दिन 800 रुपए, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन 3500 रुपए का कलेक्शन हुआ। रविशंकर को लगा कि अब वो मां की दवा ले सकेगा। लेकिन इसी बीच एक भारी भरकम आदमी सिर पर काली छतरी लिए अपने 2 आदमियों के साथ वहां आ खड़ा हुआ। ये था सुखपुरा का बड़ा ठेला वाला शिबोध। अरे बच्चे, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी पानी पूरी चलती है। तू कहां से आ गया? तेरा पानी कितना गाढ़ा है, बता। ये इब्राहिमपुर की कोई रेसिपी है? मुझे बता दे, वरना देख रहा है बारिश हो रही है, कल इसी बारिश में तेरा ठेला गायब हो जाएगा। शिबोध भाई, बाजार सबके लिए खुला है। ग्राहक जिसे पसंद करे वो खाए। मैं आपकी रोजी नहीं छीन रहा, मैं तो अपनी मां की दवा के लिए कमा रहा हूं। शिबोध जी, हमें मत डराइए। हम गरीब हैं, पर हम दब्बू नहीं हैं। अच्छा, तू तो बहादुर निकली। ठीक है, कल का इंतजार कर, मैं तुझे इस बारिश में धूल चटाऊंगा। रविशंकर अकेला खड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा, अगर यहां से भागा तो मां मर जाएगी, अगर रुका तो शिबोध मार डालेगा। लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बारिश में पानी पूरी बनाना आता है तो दुनिया की कोई बारिश तुझे डरा नहीं सकती। उसने ठान लिया, मैं रुकूंगा। अगले दिन रविशंकर का कलेक्शन और बढ़ गया। ये देखकर शिबोध की जलन और बढ़ गई। लेकिन रविशंकर अकेला नहीं था। उसके दोस्त गोलू और भोला उसकी मदद करने आ गए। अरे रविशंकर भैया, कमाल कर दिए। तुमने तो पूरा सुखपुरा हिला दिया।
पर शिबोध से बचकर रहना, वो बहुत ईर्ष्यालु है। हाँ भैया, उसके 2 गुर्गे हैं, मंगल और सूरज, पर हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो आया तो हम भी आ जाएंगे। इतने में चाचा प्रेमचंद, जो किराने की दुकान चलाते हैं और जिनसे रविशंकर ने कर्ज लिया था, बारिश में छाता लेकर आ गए। उन्होंने रविशंकर को आशीर्वाद दिया। बेटा रविशंकर, मैंने देखा तुम कितनी मेहनत करते हो। शिबोध बड़ा गुंडा है, पर बारिश में जो डूबता है वो शिबोध है, तुम नहीं। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें बचाएगी। लेकिन उसी वक्त शिबोध खुद डंडा लेकर आ गया। उसने सारे ग्राहकों को डरा धमकाकर भगा दिया और रविशंकर का कॉलर पकड़ लिया। अब बता दे रेसिपी, नहीं तो आज इसी बारिश में तेरी बैंड बजा दूंगा। मैं किसी इब्राहिमपुर वाले को कुछ भी नहीं समझता, समझा तू? शिबोध, ये राज मेरे बाप की आत्मा है। चाहे आज तू मुझे मार डाले, पर मैं नहीं बताऊंगा। मेरी माँ और बहनें मुझे पढ़कर मर जाएंगी, लेकिन मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। हम इब्राहिमपुर वापस चले जाएंगे, बस हमें जाने दो। ठीक उसी पल मानो प्रकृति ने गुस्सा दिखाया। आसमान इतना गरजा कि शिबोध डरकर पीछे हट गया। उसने डंडा फेंका और बोला, कल तेरी खैर नहीं, और वहां से चला गया। रात के 9 बज गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि सुखपुरा का पूरा बाजार सूना पड़ा था। रविशंकर अपना ठेला ढक रहा था, तभी दूर से एक लाल बत्ती वाली जीप की आवाज आई। जीप से एक खाकी वर्दी वाला सज्जन उतरे। वो पूरी तरह भीग चुके थे। उनकी मूंछों पर पानी की बूंदें थीं। ये थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वो बहुत उदास लग रहे थे। भाई, कुछ चटपटा मिलेगा? बारिश में रोटी सब्जी का दिल नहीं करता, बस पानी पूरी खाने को जी चाहता है। आज मेरी बीवी की पुण्यतिथि है। वो भी बारिश में मुझे पानी पूरी खिलाती थी। बस एक प्लेट मिल जाए तो। सर, आज आपके लिए खास है, लीजिए, हमारी तरफ से बिना पैसे के। बारिश की ठंडक और हमारी गर्म पानी पूरी आपका दिन बना देगी। कमाल, बिहार के इब्राहिमपुर की ये पानी पूरी तो स्वर्ग है। भाई, मैं रोज यहां नाश्ता करूंगा। पर तुम इतनी रात को सामान क्यों बांध रहे हो? बारिश में तो रात को और मजा आता है। सर, मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगा। यहाँ के ठेले वाले शिबोध ने मुझे धमकी दी है। वो मेरी पानी पूरी की रेसिपी लेना चाहता है, नहीं तो जान से मारने की बात कहता है। मेरी माँ बीमार है, मैं डर गया हूँ। क्या? शिबोध? वही जिसकी शिकायतें महीनों से थाने में पड़ी हैं। अब तो पक्का पकड़ूंगा। सुन, कल सुबह 8 बजे तुम अपना ठेला यहां लगाना, मैं खुद आऊंगा। और शिबोध से बोल देना, अब इस बारिश में उसकी बरकत खत्म हुई, रविशंकर की बरकत शुरू हुई। इंस्पेक्टर विक्रम ने मोनिका को बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु एक बरसाती रात में सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से वो बारिश से डरते थे, लेकिन मोनिका की मेहनत और पानी पूरी के स्वाद ने उन्हें सिखाया कि बारिश में अच्छाई भी होती है। अगली सुबह ठीक 8 बजे रविशंकर ने ठेला लगाया। शिबोध अपने गुर्गों के साथ आया और ठेला उठाने लगा।
तभी सायरन बजता है और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां आ खड़े होते हैं। शिबोध, रुक। तुझे धमकी, गुंडागर्दी और व्यापार में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल, इन तीनों को पकड़ो। सर, मुझसे गलती हो गई। मैं अब रविशंकर से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे छोड़ दो। पूरे बाजार में तालियां बजी। चाचा प्रेमचंद, गोलू, भोला और यहाँ तक कि नट्टी चाची भी रविशंकर की तारीफ कर रहे थे। शिबोध को पुलिस ले गई और रविशंकर की इज्जत में 4 चांद लग गई। 10 दिन बाद इंस्पेक्टर विक्रम अब रोज ठेले पर आने लगे थे। उन्होंने देखा कि मोनिका कितनी मेहनती, ईमानदार और सुशील है। एक दिन उन्होंने रविशंकर को अकेले बुलाया। रविशंकर, मैं तुम्हारी बहन मोनिका से शादी करना चाहता हूं। मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरी कोई संतान नहीं। मैं मोनिका को दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। तुम क्या कहते हो? सर, आप पुलिस हैं, हम गरीब पानीपुरी वाले। समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे मोनिका ने आपको फंसा लिया। समाज का ताना मुझे भी सहना पड़ेगा, लेकिन मोनिका की एक मुस्कान के लिए मैं पूरे इब्राहिमपुर से लड़ूंगा। बस तुम मां से बात करो। रविशंकर इब्राहिमपुर लौटा। उसने अपनी माँ और नट्टी चाची के सामने बात रखी। माँ शांति देवी ऐसी खड़ी हो गई जैसे बारिश रुक गई हो। क्या इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने शिबोध को जेल भेजा? मोनिका बेटी, तेरी मर्जी क्या है? माँ, वो रोज मुझे मैडम कहते हैं। मुझे उन पर भरोसा है और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं अब उनके बिना नहीं रह सकती। शादी का दिन आ गया। इब्राहिमपुर के प्राचीन मंदिर में सारी तैयारियां थीं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर अंदर रोशनी जल रही थी। पंडित शुक्ला ने मुहूर्त निकाला। आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। बारिश के बावजूद 7 फेरे पूरे होंगे और संकट टल जाएंगे। दूल्हा दुल्हन तैयार हो जाएं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सफेद शेरवानी पहनी थी और मोनिका लाल लहंगे में कमाल की लग रही थी। जयमाला हुई। जैसे ही विक्रम ने मोनिका की मांग में सिंदूर भरा, मंदिर के बाहर बिजली चमकी और फिर जैसे जादू हो गया हो, बारिश एकदम रुक गई। बादलों को चीरकर सूरज की सुनहरी किरण मंदिर के गर्भगृह में आकर दूल्हा दुल्हन पर पड़ी। पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई। रविशंकर बेटा, देख, मेरी मोनिका की मांग सिंदूर से भर गई। मेरी सांसें अब शांति से निकलेंगी। तूने माँ की इच्छा पूरी कर दी। माँ, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये बारिश की बरकत है और इंस्पेक्टर साहब की ईमानदारी है। शादी के 3 दिन बाद पूरे इब्राहिमपुर में बस एक ही चर्चा, शांति देवी का दामाद पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे, मोनिका का पति पुलिस वाला? क्या बात है! हाँ बेटा, जिस घर को कोई पूछता नहीं, आज उसके दामाद साहब इंस्पेक्टर है। अब रविशंकर दूसरे गांव क्यों जाए? हमारे यहां ही ठेला लगाए। इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी सास की तरफ नजर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। जो खाट पर लेटी हुई लगातार खांस रही थीं, तो उनका चेहरा उतर गया। बारिश की नमी ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया था। विक्रम ने मोनिका से कुछ पूछा। मोनिका, देखो तो मां को खांसी बंद ही नहीं हो रही। बारिश की नमी ने उन्हें और बीमार कर दिया है। हाँ विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ के डॉक्टर तो हाथ खड़े कर रहे हैं, कहते हैं फेफड़ों में बहुत इन्फेक्शन है। सुनो, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम माँ को यहाँ नहीं रख सकते।
मैं माँ को मुंबई ले जाऊंगा। खर्च की कोई चिंता मत करो, मेरी तनख्वाह है, मेरे पास थोड़ी बचत है और जरूरत पड़ी तो मेरे दोस्त हैं मुंबई में। माँ की जान से बड़ा कुछ नहीं है मोनिका, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जीजा, आप तो देवता हैं मेरे लिए। मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा? आपने माँ की दवा की फिक्र कर ली, मोनिका दीदी को जीवन दिया और अब उसी रात जैसे ही विक्रम ने मुंबई जाने का फैसला सुनाया, पूरे घर में हलचल मच गई। मोनिका, रविशंकर और सोनिया माँ के लिए कपड़े, दवाइयाँ और जरूरी सामान पैक करने में जुट गए। माँ खाट पर लेटी लेटी सबको देख रही थीं। उनकी आंखों में उम्मीद और आशंका दोनों थीं। रविशंकर, सोनिया, हम जा रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करना, माँ अब जल्दी ठीक होंगी। रवि, अपना काम संभालना और सोनिया का ख्याल रखना। जीजा, आप बस माँ को ठीक करके लौट आइए। ये ठेला और सोनिया सब मेरे जिम्मे है। दीदी, तू बस माँ का ध्यान रखना। विक्रम ने गाड़ी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे गाड़ी इब्राहिमपुर की उसी कीचड़ वाली सड़क से निकली जहां कभी बारिश में मुश्किलें थीं। कार के पीछे खड़े रविशंकर, सोनिया और कुछ पड़ोसी देखते रह गए जब तक कि वो गाड़ी धुंधले रास्ते में पूरी तरह गायब नहीं हो गई। सबकी आंखों में उम्मीद और दुआएं थीं। जब से रविशंकर के परिवार में विक्रम शामिल हुए, तब से मानो उनके परिवार की किस्मत ही पलट गई हो।